अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में कुछ आमदद। एक और इख्तलाफी फैसला, एक और एतराज, एक और साथी ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले को ना सिर्फ उड़ा के रख दिया है बल्कि उनकी साख को, उनके फैसले की साख को भी दबरदूस कर दिया है, ये कहते हुए कि पाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक कभी भी ऐसे पार्टी नहीं बनी। उन्होंने तो इस केस के लिए, इस रेमेडी के लिए जो हमने उनको दे दी है उसके लिए तो कभी दरखास्त ही नहीं दी। उसके बाद में उनका यह कहना था कि जो रियायत जिस फरीक ने मांगी नहीं उसको ये रियायत देना, और आर्टिकल 187 के तहत आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट करना, ये एक ऐसा संगीन इकदाम है जिसके नतीजे में एक फ्लड गेट खुलेगा, और उस फ्लड गेट के खुलने के नतीजे में पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के अदालती निजाम को, पाकिस्तान के हुकूमती निजाम को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से धचका पहुंचेगा। 26 सफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी फैसला किसी और ने नहीं बल्कि जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने तहरीर किया है। इस फैसले के अंदर अगरचे इस बात का जिक्र किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम की सियासी जमात किसी भी तरीके से मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं थी। इस फैसले में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें देने के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा के 8 रुकनी जो अक्सरियती जज साहिबान है, इनकी तरफ से जो रास्ता इख्तियार किया गया है वो बहुत ही ज्यादा नामुनासिब है। जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपने इख्तलाफी नोट या अपना जो फैसला है उसके अंदर तहरीर किया है और उसका ये अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने यह बात कुछ इस तरीके से की है। फाइनली वाई द अनडिनायबल पावर्स ऑफ दिस कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड। उनका यह कहना है कि अगरचे 187 आर्टिकल 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में है और यह एक ऐसा इख्तियार है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। Exercising this power in the absence of an aggrieved party directly approaching the court could set a dangerous and far-reaching precedent कि एक मुतासरा फरीक की अदम मौजूदगी के अंदर जिसने रियायत के लिए या जिसने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू ही नहीं किया उसको रिलीफ फराहम करना एक ऐसी खतरनाक मिसाल, एक ऐसी खतरनाक नजीर होगी जिसके नतीजे के अंदर जो है वो क्या होगा, सच अ कोर्स रिस्क अंडरमाइनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट कि इसके नतीजे में इंसाफ की फराहमी के लिए जो एक तरीक़ेकार का तयन किया गया है उससे इनहिराफ होगा, और यह इनहिराफ पाकिस्तान के अदालती निजाम के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। उनका यह कहना था, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर must therefore be reserved for exceptional circumstances कि ये जो कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 187 के तहत जिसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है, इस इख्तियार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल यानी गैर मामूली हालात के अंदर ही किया जा सकता है, where there is a clear and compelling need to intervene to boost ब्लॉस्टर द राइट्स ऑफ द अग्रीव पिटिशनर। और यह उस वक्त इस इख्तियार को इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि पिटिशनर यानी दरखास्त दहिंदा के हकूक को का तहफ़्फ़ुज़ बनाना बहुत ही ज्यादा यकीनी हो जाए या उसकी जरूरत हो, एंड प्रिवेंट अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। और ये जो है वो उस सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है जब इंसाफ, निजाम ने इंसाफ या इंसाफ को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो कि अगर हमने इस राइट का इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो दरखास्त दहिंदा है इसके हकूक भी मुतासर होंगे और इंसाफ तक इसकी रसाई भी मुश्किल होगी। In the present case, however, the matter before the court do not meet this threshold। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मामला अदालत फाजिल अदालत उज़्मा के रूबरू ज़ेरे समात था, इस मौके पर इस केस के अंदर आर्टिकल 187 का इतलाक कतई तौर पर गैर जरूरी है। Nevertheless,
बेस ऑफ व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर, और इसके लिए जो कुछ भी मवाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया गया है वो नाकाफी है। यानी जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने फेलो जजेस के ऊपर इस बात का इतराज किया है कि आपने कंप्लीट जस्टिस के नाम पर एक ऐसा अमल किया है, एक ऐसी अल्फाज तो सख्त है लेकिन ऐसी प्रोविजन का इतलाक किया है जो इस केस के अंदर जिसका इतलाक ही नहीं बनता। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यह रियायत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि इस कोर्ट को डायरेक्ट करना होगा इलेक्शन कमीशन को, ये कहते हुए कि जनाब ये जो आपने मखसूस नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इसका असर नौ जायजा लिया जाए, इसको आप वापस लें, इस नोटिफिकेशन का असर नौ जायजा लें, इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज के अंदर फैसला करे और फिर इस फैसले के बारे में राय कायम की जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तें ग्रीव्ड पार्टी को देने का जो फैसला है वो दुरुस्त है या नहीं है। और फिर जिसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती वो फरीक अदालत में आए और अपने लिए जस्टिस हासिल करे। यह कोई तरीकाकार नहीं है कि एक बंदा घर में सोया हुआ है और आपने उस सोए हुए बंदे को कहा कि उठ तेनल जुल्म हो, ऐसे तेन सजा देनी है या हमने तुमको बरी करना है। और इसकी मिसाल जस्टिस याहिया अफरीदी इन अल्फाज में अपने फैसले के अंदर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक ही नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। पीटीआई ने 26 जून तक कोई दरखास्त नहीं दी। 26 जून को पीटीआई की फरीक बनने की दरखास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मावनत की दरखास्त दी और पीटीआई ने अपने हक में किसी भी डिक्लेरेशन का मुतालबा ही नहीं किया। यानी जब तक कोई भी अग्रीव्ड यानी मुतासरा फरीक अपने हक में किसी तरह का कोई रिलीफ के लिए मुतालबा ही नहीं करता तो उसको रिलीफ मिलना कतई तौर पर मुमकिन नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय के मुताबिक। लिहाजा वो रिलीफ जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिया गया है वो उस रिलीफ के लायक नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि इसी केस की समाअत के दौरान और इस केस के तफसीली फैसले के दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस बात को भी तहरीर किया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 3 अरकान असम्बली थे जो हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, शहजादा गुस्तासब और उमर अयूब साहब। ये वो 3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी बतौर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर जमा कराए। इन तीनों उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी को वापस लेते हुए खुद को आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया। और याहिया अफरीदी साहब का यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी रुकन या किसी भी उम्मीदवार जिसने अपनी अफिलिएशन किसी भी पार्टी के साथ जाहिर की है उसको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर करे। लेकिन यहां पर जो नुक्ता है वो और ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आप एक लम्हे के लिए इस बात को फर्ज कर लें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात है लेकिन उसके पास उसका इंतखाबी सिंबल नहीं है और इनफैक्ट इंतखाबी सिंबल सिर्फ उसी उम्मीदवार को दिया जा सकता है जिसके पास पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट या जिसके पास पार्टी टिकट हो। अब पार्टी टिकट जारी करता है पार्टी का चेयरमैन या पार्टी का सेक्रेटरी जनरल और अमूमी तौर पर ये जो इलेक्शन के लिए जो टिकट है ये पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी चेयरमैन ही जारी करता है, उसके अलावा ये इख्तियार किसी और के पास नहीं। जब पार्टी चेयरमैन ही मौजूद नहीं होगा तो वो इंतखाबी टिकट कौन जारी करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था। और इस केस के अंदर यही सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन था कि बैरिस्टर गौहर खान साहब के बतौर चेयरमैन इलेक्शन को काला दम ही करार दे दिया गया था। जब पार्टी चेयरमैन ही नहीं है, पार्टी सेक्रेटरी जनरल ही नहीं है, पार्टी वाइस चेयरमैन नहीं है, पार्टी एक हेडलेस पार्टी है, तो फिर वो तमाम उम्मीदवार, क्योंकि एक एक हलके से तकरीबन 10-10 लोगों ने खुद को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार करार दिया था, तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऐसी कौन सी आंख थी, ऐसा कौन सा उसके पास वो था एक इख्तियार जिससे वो इस बात का तयन करता कि ये 10 उम्मीदवार जिन्होंने खुद को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, इनमें से हकीकी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कौन है।
क्योंकि हकीकी उम्मीदवार का तयन उस इंतखाबी टिकट से होता है जो कि पार्टी लीडर या पार्टी चेयरमैन जारी करता है। और इस केस के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका ना इन इख्तलाफी नोट्स के अंदर और ना ही डिटेल जजमेंट के अंदर किसी जगह पर जिक्र किया है। और यहां पर मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों ने चालाकी का मुजाहरा किया है। यहां पर उन्होंने बराह रास्त अपने चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले को काला दम करार नहीं दिया। ये जो 7-8 रुकनी अक्सरियती बेंच का फैसला है, इसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को काला दम करार दिया, जो कि ऑलरेडी ही काला दम है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आ गई तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला काला दम करार देने का कोई तुक ही नहीं बनता। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि यह फैसला हमारा फैसला है, तो फिर पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों ही जो है बेईमानी हो जाते हैं। अब क्या यह बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को काला दम करार दे देना, क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में कायम बेंच के फैसले को काला दम करार देना है? क्योंकि इस केस के अंदर जिस तरीके से कंप्लीट जस्टिस के नाम पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई हैं, इसी तरह ये 8 रुकनी ये जो अक्सरियती जज साहब हैं, ये भी अपने कंप्लीट जस्टिस के नाम पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो केस है, ये उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं बल्कि पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से जजमेंट दी थी, ये उसको भी काला दम करार देते। इनको कौन पूछने वाला था? लेकिन यहां पर इन्होंने इस हुक्म को बरकरार रखा ताकि यहां पर ये जो मसमस है, ये जो मचमच है, ये जारी रहे और इसी चक्कर के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक बयानिया मिलता रहे। अब अगर आप गौर करें, मेरा ये मानना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये जो इख्तिलाफी नोट लिखा है, ये बहुत हद तक दुरुस्त है। इस हद तक दुरुस्त है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक आईनी और कानूनी रास्ता तजवीज किया और उनके इस कानूनी रास्ते पर अमल दरामद करने की बजाय उनके साथी जजेस ने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो रास्ता दुरुस्त नहीं। और जिस तरीके से जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अगर हम आर्टिकल 187 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट का अनडिनाएबल राइट है, अगर हमने इसको एक्सरसाइज करना है एक ऐसे केस में और उस केस के अंदर जहां पर मुतासरा फरीक या मुतासरा पार्टी फरीक ही नहीं है, चाहे जाए इस हकीकत के कि वो एक बड़ी जमात है, चाहे जाए इस हकीकत के कि उसके पार्टी के पास सिंबल नहीं था, चाहे जाए इस हकीकत के कि सिंबल ना होने के बावजूद पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाब भी कराया और असेंबलियों में भी पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद ये बात कैसे स्टैब्लिश की जा सकती है कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आजाद डिक्लेयर किया, आजाद हैसियत को स्टैब्लिश किया और आजाद हैसियत के अंदर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, तो किस तरीके से ये सारे मामले को रिवर्स किया जा सकता है? अगर तो सारे मामले को रिवर्स करना है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर के तक का सारा प्रोसेस को रिवर्स किया जाए और कागजात नामजदगी से आगे वाले प्रोसेस का आगाज किया जाए कि जनाब इलेक्शन कोई नहीं है, वो जो निगरान हुकूमत इस वक्त अपना प्रोसेस कंप्लीट करके घर चली गई है, वो निगरान हुकूमत वापस आ गई है और निगरान हुकूमत अब अगला प्रोसेस कराएगी कागजात नामजदगी के बाद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिंबल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बतौर जमात तो काम करेगी, फिर तो कोई बात समझ में आती है। अदरवाइज याहिया अफरीदी साहब का जो रास्ता था वो एक बेहतर रास्ता था। अगर इस रास्ते पर अमल दरामद किया जाता तो ये जो फस इस वक्त क्रिएट हो रहा है, ये फस आगे ना बढ़ता और जो तकसीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे सामने नजर आ रही है, वो तकसीम भी ना पैदा होती और ना ही इस लेवल तक पहुंचती जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को खतूत लिखकर चार्जशीट कर रहे हैं और जजेस की एक दूसरे के साथ सलाम दुआ बंद हो गई है। इस तरह के हालात पैदा ना होते। काश अगर उनके जो 8 के 8 जज साहिबान हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा से तो बेशक इख्तलाफ कर लेते, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ ही इत्तफाक कर लेते, क्योंकि उनका रास्ता आईनी और कानूनी रास्ता था। अपने जरूर सर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।